AI पोसवाल यूट्यूब चैनल प्रेजेंट्स। यह इतिहास बड़वाजी के प्राचीन पन्नों में दर्ज है। समय की धूल में अगर कुछ भूल चुके हों तो हमें क्षमा करें। हमारा उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। आज हम आपको इतिहास का वो काला दिन बताएंगे और गहराई से समझाएंगे जड़वासा का वो ऐतिहासिक युद्ध जो पोसवाल परिवार और खटाना परिवार के बीच लड़ा गया। इतिहास का वो दौर जो किसी महाभारत से कम नहीं था, जिसे आज भी बड़वाजी की पोथियों में जड़वासा का युद्ध कहा जाता है। अगर आपको इतिहास का ये सच और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आओ सुनते हैं जड़वासा का इतिहास। एक ऐसे खौफनाक युद्ध की कल्पना करना भी सिहरन पैदा कर देता है जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली हो। बिल्कुल। पूरे के पूरे गांवों का भूगोल हमेशा के लिए मिटा दिया हो और हालात इतने बदतर हो गए हो कि शांति स्थापित करने के लिए महिलाओं को रणभूमि में उतरकर अपनी जान की बलि देनी पड़ी हो। जी। और अमूमन इस तरह के रक्तपात के पीछे ना हम सोचते हैं कि किसी बड़े साम्राज्य की भूख या सत्ता का लालच रहा होगा। हाँ वही तो, लेकिन ये जानकर गहरी हैरानी होती है कि इस पूरी त्रासदी की शुरुआत महज एक स्थानीय मेले में अनजाने में की गई एक छोटी सी तारीफ से हुई थी। बिल्कुल, एक बहुत ही छोटी सी बात। जी, किसी ने सिर्फ इतना कहा था कि देखो कितने अच्छे लड़के हैं, और उसके जवाब में एक ऐसा भयानक युद्ध छिड़ गया जिसने पीढ़ियों को विस्थापित कर दिया। ये इतिहास की वो सच्चाई है जो अक्सर बड़े बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के पीछे छिप जाती है ना। सत्ता के युद्ध तो फिर भी समझ में आते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन जब बात मानवीय भावनाओं की या सामाजिक अहंकार और आत्मसम्मान की आती है तो इतिहास की धारा बहुत ही अप्रत्याशित और कह सकते हैं हिंसक तरीके से मुड़ जाती है। सही बात है, और आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कोई सुनी सुनाई लोक कथाएं नहीं है आज, बल्कि बड़वाजी की सदियों पुरानी पोथियां और बेहद प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। जी, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें अजमेर के नसीराबाद के पास स्थित जड़वासा गांव के पोसवाल गुजर और कुचिल के खटाना गुजर परिवारों के उस लंबे, खूनी लेकिन अंततः प्रेरणादायक इतिहास की परतें खोलने में मदद करते हैं। तो हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि उस दौर की जो सामाजिक संरचना थी और जो ईगो था उसने ऐसा क्यों होने दिया, और कैसे पीढ़ियों का वो गहरा आघात समय के साथ एक बहुत ही समावेशी और खुशहाल समाज में तब्दील हो गया। जी, तो इस ऐतिहासिक दस्तावेज के पहले पन्ने पर पुष्कर का पवित्र मेला दर्ज है। पुष्कर का मेला ऐतिहासिक रूप से केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था। ये उस दौर का सबसे बड़ा सामाजिक और आर्थिक केंद्र हुआ करता था। अच्छा। हाँ, ये वो जगह थी जहाँ अलग अलग गांवों, रुतबों और अपृष्ठभूमियों के लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे, अपना रुतबा दिखाते थे। तो दस्तावेजों के अनुसार इसी मेले में जड़वासा गांव के पोसवाल परिवार के 3 सगे भाई सेवाराम जी, सकराम जी और अमराव जी पोसवाल अपनी राजसी घोड़ियों पर सवार होकर घूमने आए थे। घोड़ियों पर? हाँ, और स्रोत बताते हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही रौबदार था। उसी मेले में कुचिल गांव के बिरम जी खटाना की पत्नी भी आई हुई थी। जी। अब घोड़ियों पर सवार उन पोसवाल भाइयों के रौब और उनके शानदार व्यक्तित्व को देखकर उस लड़की के मुंह से अचानक ही निकल गया, देखो कितने अच्छे लड़के हैं। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया। बाप रे। क्योंकि उनके पति बिरम जी खटाना ने ये बात सुन ली और गुस्से और
ईर्ष्या से भरकर उन्होंने अपनी ही पत्नी को एक कड़वा ताना मारा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, अगर इतने ही अच्छे लगते हैं तो तुम ही पोसवालों के घर चली जा। और इस एक वाक्य के बाद वो महिला सीधे जड़वासा गान में सकरामजी पोसवाल के घर पहुंच गई। मतलब यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल उठता है, क्या उस दौर के समाज में शब्दों का वजन इतना ज्यादा होता था कि महज गुस्से में बोले गए एक ताने पर कोई सचमुच अपना घर छोड़कर चला जाए? ये आज के संदर्भ में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम उस समय के समाज की जो मनोवैज्ञानिक बनावट थी उसे समझें तो ये पूरी तरह से तार्किक था। अच्छा, कैसे? देखिए, उस समय पारिवारिक या घरेलू विवादों को सुलझाने के लिए आज की तरह कोई औपचारिक अदालतें तो होती नहीं थी। हाँ, वो तो है। तो सार्वजनिक रूप से कहे गए शब्द ही कानून माने जाते थे। एक पति का अपनी पत्नी से यह कहना कि तू उन्हीं के घर चली जा महज एक ताना नहीं था। तो फिर क्या था? यह सार्वजनिक रूप से उस महिला के चरित्र, उसकी निष्ठा और मतलब उसके पूरे अस्तित्व पर किया गया एक सीधा प्रहार था। समझ रही हूँ। उस महिला के पास अपना आत्मसम्मान बचाने और अपने पति को उसकी बात की गंभीरता का एहसास कराने के लिए उस ताने को अक्षरशः सत्य साबित करने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं। बाप रे। मतलब वो जो कदम उठा रही थी वो किसी के प्रति आकर्षण नहीं था, बल्कि अपनी मर्यादा की रक्षा का एक चरम विद्रोह था। ये बहुत ही दिलचस्प है कि विद्रोह का तरीका वो चुना गया जिसे समाज सबसे ज्यादा वर्जित मानता था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से कहानी में एक और पेज आता है। वो महिला अपना घर छोड़कर जड़वासा पहुंच गई। दस्तावेज बताते हैं कि सकरामजी पोसवाल उस समय 12 गांवों के जागीरदार थे। जब एक पराई स्त्री उनके द्वार पर आई तो परिवार के बुजुर्गों ने उससे पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहां से आई हो? जी, और उसने पूरी बात बताई। हाँ, तो इसके जवाब में पोसवाल परिवार के बुजुर्गों ने कहा, बेटी तू हमारे घर आई है तो तू हमारे लिए बेटी के समान है, लेकिन समाज की रीति के अनुसार हम तुझे अभी ऐसे नहीं रख सकते। जो कि बहुत ही समझदारी भरा कदम था। बिल्कुल। इसके बाद उन्होंने उस महिला को पूरे मान सम्मान के साथ एक रथ में बैठाया और वापस उसके ससुराल यानी कुचिल गांव छोड़ दिया। ये भी वादा किया कि बाद में पूरी रस्मों और आदर के साथ उसे वापस लेकर आएंगे। अब मुझे यहाँ एक चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मतलब पोसवाल परिवार ने तो बिल्कुल सही कदम उठाया ना। उन्होंने मर्यादा भी रखी, विवाद को बढ़ने भी नहीं दिया। जी। फिर बिरमजी खटाना ने कुचिल गांव से हथियारों के साथ जड़वासा पर चढ़ाई क्यों कर दी? ये तो मतलब पूरी तरह से अतार्किक है। सतही तौर पर देखने पर ये अतार्किक लगता है, लेकिन यहाँ हमें ना शक्ति संतुलन यानी पावर डायनामिक्स को समझना होगा। अच्छा। जैसा कि पोथियों में दर्ज है, सकरामजी पोसवाल 12 गांवों के शक्तिशाली जागीरदार थे। उनका रुतबा बहुत बड़ा था। जब इतने बड़े रुतबे वाला कोई व्यक्ति किसी की रूठी हुई पत्नी को राजसी रथ में बैठाकर पूरे सम्मान के साथ वापस भेजता है तो वो आम आदमी की नजर में शांति का संदेश नहीं होता। तो क्या होता है? वो बिरेमजी खटाना के लिए एक सार्वजनिक अपमान था। ये कुछ ऐसा हो गया कि भरी महफिल में कोई आप पर पूरे गुस्से से मुक्का ताने और आप जवाब में बहुत ही शांत और शालीन तरीके से उससे हाथ मिला ले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मतलब ये शालीनता सामने वाले को शांत नहीं करती, बल्कि उसे और ज्यादा अपमानित महसूस कराती है, क्योंकि पूरी भीड़ के सामने वो खुद को नियंत्रण से बाहर और आपको एक महान व्यक्ति के रूप में देखता है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। बिरेमजी खटाना ने उस रथ को पोसवाल परिवार की अच्छाई की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे एक जागीरदार के एहसान की तरह देखा। उन्हें लगा कि पोसवाल परिवार ये दिखा रहा है कि देखो हम कितने महान हैं और तुम अपनी ही पत्नी को संभाल नहीं सकते। इस एक घटना ने बिरम जी के वैयक्तिक क्रोध को पूरे खटाना परिवार के सामूहिक अहंकार की चोट में बदल दिया। बाप रे। और फिर उन्होंने बिना कोई बातचीत किए, मतलब बिना सोचे समझे, जड़वासा गांव के आतुनी पसवाड़े में जाके सीधा हमला बोल दिया। और ये हमला किसी छोटे मोटे झगड़े तक सीमित नहीं रहा। दस्तावेज इसे जड़वासा के महाभारत के रूप में दर्ज करते हैं। जी, बहुत भयानक युद्ध था। जड़वासा गांव के एक नाडे यानी तालाब के पास दोनों पक्षों के बीच भयंकर मारकाट हुई और इस युद्ध के आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। इस महासंग्राम में 25 पोसवाल वीर और 750 खटाना मारे गए। मौत का ये भारी अंतर मतलब बहुत अजीब लगता है। ये अंतर सीधे तौर पर उस शक्ति संतुलन की ओर इशारा करता है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अच्छा। पोसवाल परिवार एक जागीरदार परिवार था।
तो जाहिर है उनके पास प्रशिक्षित रक्षक, बेहतर हथियार और शायद गांव की किलेबंदी रही होगी। हाँ, ये तो है। दूसरी तरफ खटाना परिवार का हमला ईगो और भावनाओं में बहकर किया गया था। एक आक्रामक लेकिन कह सकते हैं कि रणनीतिक रूप से कमजोर हमला था। लेकिन सबसे त्रासदीपूर्ण बात यह है ना कि जब अहंकार हावी होता है तो लोग अपनी ही बर्बादी का अंदाजा नहीं लगा पाते। सही बात है। और ये बर्बादी इतनी भयानक थी कि इसे रोकने के लिए एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्द की स्याही से दर्ज हो गया। जी। जब पुरुषों का खून खौल रहा था और वे किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थे, तब दोनों परिवारों की बेटियां और बहनें इस खूनी खेल को रोकने के लिए मैदान में आ गईं। सोचिए क्या मंजर रहा होगा वो। बिल्कुल, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की और इस महासंग्राम में वे बहनें भी वीर गति को प्राप्त हो गई। मतलब अक्सर ये देखा जाता है कि पितृसत्तात्मक समाजों में जहां सम्मान के नाम पर युद्ध लड़े जाते हैं, वहां अंततः उन महिलाओं को ही सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है जिनके सम्मान की रक्षा का दावा किया जा रहा होता है। यह एक बहुत ही कड़वा समाजशास्त्रीय सत्य है। जब पुरुष अपनी मर्दानगी और मतलब अहंकार के नशे में पूरी तरह अंधे हो जाते हैं, जी, तब अक्सर महिलाओं का सर्वोच्च बलिदान ही उस खून की प्यास को शांत कर पाता है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक झटका होता है जो दोनों पक्षों को अचानक ना वास्तविकता के धरातल पर ला पटकता है। आज भी अगर उस नाटे के पास जाया जाए तो उन शहीदों की देवलियां यानी स्मारक पत्थर इस बात की गवाही देते हैं। हाँ, और दस्तावेजों में ना उन देवलियों के रंगों का विशेष रूप से जिक्र है। खटाना परिवार की देवलियां काले रंग की हैं और पोसवाल परिवार की मूर्तियां सफेद रंग की। जी। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, मतलब ये उस अपूरणीय क्षति के स्थायी दस्तावेज हैं। और इस क्षति का परिणाम ये हुआ कि उस जमीन से पोसवाल परिवार का मन पूरी तरह खिन्न हो गया। मोहभंग हो गया उनका। बिल्कुल, उन्होंने तय किया कि वे जड़वासा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। यहाँ से विस्थापन का एक लंबा सफर शुरू होता है। वे जड़वासा से कोसों दूर दाता बुलुता गांव में आकर बसे। जब कोई सामूहिक आघात या मतलब कह सकते हैं ट्रॉमा किसी भौगोलिक स्थान से जुड़ जाता है ना, तो वहाँ रहकर मानसिक शांति पाना असंभव हो जाता है। हाँ, वो तो है, हर चीज याद दिलाती होगी। बिल्कुल, उस गांव की हर सड़क, हर नाड़ा उन्हें अपनी बहनों के खून की याद दिलाता होगा। इसलिए जड़वासा छोड़ना महज एक पलायन नहीं था, ये मानसिक रूप से जीवित रहने की एक बुनियादी जरूरत थी। सही कहा। और दाता बलूता पहुंचकर उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपनी शहीद बहनों की याद में सती माता का भव्य मंदिर बनवाया और एक बावड़ी का निर्माण किया। जी। उस बावड़ी के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा स्रोतों में मिलता है कि शुरुआत में उसका पानी खारा था, लेकिन लक्खी बंजारे के प्रभाव से वो मीठा हो गया। ये लोक मान्यता है वहाँ की। हाँ, आज भी वो बावड़ी उनके त्याग का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद तीनों सगे भाई सकराम जी, मुकमाराम जी और रूपाराम जी पोसवाल वहाँ से आगे बढ़े और किशनगढ़ के पास ऐतिहासिक सुरसुरा गांव में पहुँचे, जो तेजाजी महाराज का गांव है। बिल्कुल, उन्होंने वहाँ कुछ साल बिताए, खुद को पुनर्गठित किया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं ली जो किसी को भी हैरत में डाल दे। उन प्रतिज्ञाओं का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है। अच्छा। हाँ, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि पोसवाल वंश का कोई भी व्यक्ति भविष्य में कभी जड़वासा गांव का पानी नहीं पिएगा, वहां अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेगा और कभी भी उस गांव में जाकर दोबारा नहीं बसेगा। बाप रे, पीढ़ियों के लिए इस तरह के कठोर नियम बना देना, ये स्पष्ट करता है कि उनके भीतर का घाव कितना गहरा था। मतलब ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, नहीं, ये अपनी जड़ों को पूरी तरह से काट देने का एक सचेत निर्णय था। और दूसरी तरफ उस भयानक युद्ध के बाद खटाना परिवार का क्या हुआ? देखिए, आघात एक तरफा नहीं था। 750 लोगों को खोने के बाद खटाना परिवार के भी कई लोगों का उस जमीन से मोह भंग हो गया। जाहिर है। वे भी जड़वासा छोड़कर निकल गए और आगे चलकर कुचिल गांव में बस गए। चिल में आकर खटाना परिवार ने भी अपनी शहीद बहनों के सम्मान में सती माता का मंदिर बनवाया और साथ ही कौशल्या माता का मंदिर स्थापित किया, जिसकी पूजा अर्चना आज भी वे पूरी श्रद्धा से करते हैं। मतलब दोनों पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे थे,
लेकिन दोनों ने अपनी शांति, अध्यात्म और अपनी बहनों के स्मारकों में ही खोजी। क्योंकि अंततः दोनों ही इंसान थे जो एक बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहे थे, है ना? बिल्कुल। स्मारकों का निर्माण उस शोक को व्यक्त करने का और आने वाली पीढ़ियों को ये बताने का एक जरिया था कि हमारे अतीत में एक ऐसा शून्य है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। सही बात है। अब इस कहानी के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जहाँ पुनर्निर्माण होता है। सुरसुरा गांव में कुछ समय बिताने के बाद तीनों पोसवाल भाई एक नई जमीन की तलाश में आगे निकले और यहाँ बड़वाजी के बही खातों में तारीखों को लेकर एक दिलचस्प विवरण मिलता है। जी। स्रोतों में 1509 और 1733 दोनों का जिक्र आता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों, खासकर बही खातों को पढ़ते समय ये एक आम बात है। मतलब अच्छा। अक्सर 1733 जैसी तारीखें विक्रम संवत को दर्शाती हैं। अच्छा। जो अंग्रेजी कैलेंडर से अलग होता है। हाँ, जो अंग्रेजी कैलेंडर यानी ईसवी सन से 57 साल आगे चलता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि 1509 में उनका सुरसुरा में पड़ाव रहा हो और दशकों बाद 1733 में उनके वंशजों या उन्होंने स्वयं एक नए गांव की नींव रखी हो। पारंपरिक इतिहास लेखन में ना तारीखों से ज्यादा घटनाओं के क्रम का महत्व होता है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। तो बही खातों के अनुसार मुकमाराम जी, सेवाराम जी और रूपाराम जी पोसवाल ने एक वीरान और पथरीली धरती पर कदम रखा। जी। और यहाँ दस्तावेजों में एक ऐसी बात लिखी है जिसमें मुझे सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। लिखा है कि वे सरवाड़ से अपने साथ एक चीता यानी शेर लेकर आए थे। चीता। हाँ, और उसी चीते के नाम पर उस गांव का नाम पड़ा चीता खेड़ा। दस्तावेजों में ये विवरण मुझे थोड़ा रहस्यमयी लगता है। मतलब क्या वे सचमुच एक जीवित चीता लेकर आए थे या इसके पीछे कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है? राजपूताना और आसपास के इतिहास में ऐसे संदर्भों को दो तरह से देखा जा सकता है। अच्छा, बताइए। पहला ये कि वे एक वीरान, जंगली और खूंखार इलाके में जा रहे थे और शायद किसी जंगली जानवर को काबू में लाना उस नए इलाके पर उनके वर्चस्व और शक्ति का प्रतीक था। ये मुमकिन है। दूसरा और ज्यादा संभावित अर्थ ये है कि चीताना शौर्य, गति और निर्भीकता का एक बहुत बड़ा रूपक था। बिल्कुल। एक ऐसे परिवार के लिए जिसने अपना सब कुछ एक युद्ध में खो दिया हो, चीते के नाम पर एक नए गांव की स्थापना करना दुनिया को ये बताने का तरीका था कि हम टूटे नहीं हैं, हम अब भी ताकतवर हैं। वाह। उन्होंने अपने इष्ट देव का सुमिरन किया, अपनी पहली छड़ी रोपी और चीता खेड़ा गांव की नींव रख दी। उन्होंने गांव की सुख समृद्धि के लिए भगवान श्री देव नारायण जी का मंदिर बनवाया। जी। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो मेरे हिसाब से इस पूरे इतिहास का सबसे बड़ा आहा मोमेंट या टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए ठाकुर जी का मंदिर स्थापित करवाया। दस्तावेज बताते हैं कि पोसवाल भाइयों की न्यायप्रियता के कारण वहां जाट समाज, मुस्लिम समाज और अन्य जातियों के परिवार भी आके बसने लगे। इस व्यवस्था को बही खातों में बिना ओल्बा का राज कहा गया है, यानी एक ऐसा शासन जहां किसी को कोई शिकायत ना हो। ये एक बहुत ही असाधारण वैचारिक छलांग है। मतलब जरा सोचिए जी, जो परिवार एक ऐसे युद्ध से बचकर आया था जिसकी जड़ में अत्यधिक अहंकार और सामाजिक असमानता थी, उसने एक नई जगह बसाते समय उसी अहंकार को दोहराने के बजाय एक समावेशी व्यवस्था चुनी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिना ओल्बा का राज स्थापित करना ये साबित करता है कि उन्होंने आघात से यह सीखा कि असली शक्ति हथियारों या रौब में नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाने में है जहां हर वर्ग, चाहे वो जाट हो या मुस्लिम, खुद को सुरक्षित महसूस करे। ये तो एक गहरे अंधकार के बाद एक बहुत ही शानदार सवेरे जैसा है। और इतिहास का ये लंबा सफर हमें आज के वर्तमान में वर्ष 2026 में लाकर खड़ा करता है। जी बिल्कुल। एक तरफ है चीता खेड़ा जहाँ पोसवाल परिवार बसा, और वहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है कुचिल गांव जहाँ खटाना परिवार बसा। जब पीढ़ियों का खून बहा हो और ये दोनों गांव एक दूसरे के इतने करीब हो, तो ये जानना बहुत उत्सुकता पैदा करता है कि आज वहाँ के हालात क्या हैं। और यही इस इतिहास का सबसे सुखद परिणाम सामने आता है। मतलब आज वर्ष 2026 में समय ने उस पुरानी कड़वाहट और उन जख्मों को पूरी तरह से भर दिया है। अरे वाह। पीढ़ियों पहले जो रंजिश थी वो आज पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ये सुनकर वाकई एक गहरी राहत मिलती है। आज चीता खेड़ा का पोसवाल परिवार और कुचिल का खटाना परिवार
दोनों ही अपनी अपनी सती माताओं भगवान देवनारायण और कौशल्या माता के आशीर्वाद से बेहद संपन्न हैं। वे शिक्षित हैं और एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मतलब जो दो परिवार कभी एक दूसरे का नामो निशान मिटा देना चाहते थे, वे आज आधुनिक युग में प्रगति और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। जी, इसे ही समाज का सच्चा विकास कहा जाता है। अपने पूर्वजों के संघर्षों का सम्मान करना एक बात है, बिल्कुल, लेकिन उनके द्वारा झेले गए दर्द को अपनी आज की पहचान ना बनने देना एक बहुत बड़ी परिपक्वता है। सही कहा। उन्होंने समझ लिया है कि न्याय और शांति दोनों समुदायों के फलने फूलने के लिए सबसे बुनियादी शर्त है। तो पुष्कर मेले के एक छोटे से ताने से शुरू हुआ ये सफर, जिसने जड़वासा का खूनी युद्ध देखा, बहनों का सर्वोच्च बलिदान देखा, विस्थापन का दर्द सहा, वह अंततः चीता खेड़ा के बिना ओलवा वाले राज से होते हुए 2026 के एक शिक्षित और शांतिपूर्ण समाज तक पहुंच गया है। बड़वा जी की पोथियों में दर्ज ये दस्तावेज सिर्फ परिवारों का इतिहास नहीं है, ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही सटीक अध्ययन है। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि अहंकार एक ऐसी आग है जो उस घर को भी जला देती जिसमें वो पैदा होती है। और ये भी कि बड़े से बड़े आघात के बाद भी एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। इस पूरी कहानी से गुजरने के बाद एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आता है। हम अक्सर इतिहास से स्वाभिमान और शौर्य की कहानियां तो सीख लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर युद्ध की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत होती है। आज के दौर में जहां हम हर छोटी छोटी बात पर ईगो को बीच में ले आते हैं, रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, क्या हम बड़वा जी के इन दस्तावेजों से ये नहीं सीख सकते कि कि असली मर्यादा और सच्चा आत्मसम्मान किसी संघर्ष को शुरू करने या उसे खींचने में नहीं है, बल्कि सही समय पर उस कड़वाहट को हमेशा के लिए दफन कर देने में है। बिल्कुल सही बात है। अगर चीताखेड़ा और कुचेल के लोग सैकड़ों साल पुराने उस दर्द को भुलाकर आज साथ मुस्कुरा सकते हैं, तो शायद हमारे लिए भी अपने छोटे छोटे अहम को पीछे छोड़ना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस व्यक्ति को खुद से पूछना चाहिए जो किसी भी तरह के वैचारिक या सामाजिक टकराव का हिस्सा है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगली बार किसी और ऐतिहासिक दस्तावेज की परतों को खोलने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा।